मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो को पूर्णतः पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए तथा लोगों के बीच शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र के प्रथम पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय पढ़ते हैं। तो संसदीय मतलब संसद जो अपने यहाँ है बच्चों, यह मुख्य होती है। इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली होती है, इसका अध्ययन इस पाठ में हम करने वाले हैं। तो विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों को संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करती है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो संस्था मतलब जो संविधान है, उसमें सबसे पहले विधानमंडल जो होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष कार्यवाही करती है। कार्यकारी मंडल जो होती है इसे कार्यपालिका कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, उसे कार्यवाही करती है। और न्यायपालिका न्याय देने प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो तीन बच्चों क्या होती हैं, इस संविधान की तीन मुख्य प्रणाली हैं। तीन संस्था हैं, एक विधानमंडल, दूसरा कार्यकारी मंडल यानी जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, और दूसरा क्या है बच्चों, न्यायपालिका जो न्याय देने का कार्य करती है। तो संविधान के इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। संबंध किस स्वरूप के हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्यतः दो प्रकार दिखाई देते हैं, संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। आपको दो चीज़ याद रखनी है, संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। ये दो प्रणाली है, ये दो प्रणाली तैयार। तो संसदीय प्रणाली देखिए, संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, यानी संविधान वहाँ लिखा नहीं गया है, यानी समय अनुसार उसमें क्या किया जाता है, उलट फेर करते रहते हैं। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश का रूढ़ संकेतों के आधार पर होता है। यह जो पहले से परंपरा चली, रूढ़ माने यानी राजा महाराजा, वहाँ पे पहले राजा हुआ करते थे, आपने पढ़ा होगा, मॉनर्स जिसे बोलते हैं। तो राजा हुआ करते थे, तो वही जो परंपरा थी राजाओं की, वह आज भी क्या है, चली आ रही है। वही वहाँ का आधार माना जाता है। तो पार्लियामेंट भी जो है वहाँ, पार्लियामेंट वहाँ की उत्कृष्ट संस्था है, यानी उसके बाद की संस्था है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। तो भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप से समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य के जिससे भारतीय शासन प्रणाली क्या है, भिन्न है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताएं हैं। संसदीय शासन प्रणाली चलाने की एक प्रणाली है केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है, संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है, संसद का निर्माण होता है। संसद कि लोकसभा प्रतिनिधियों के चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है, यानी जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने होते हैं बच्चों, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। इन सदस्यों की संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है। तो निर्धारित समय पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। उस दल के बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनता है। तो जो दल जो होती है ज़्यादा बहुमत मिलता है, यानी 1/3 बहुमत अत्यधिक मिलता है, 1/3 से ज़्यादा है, तो वह क्या होता है, उसका बहुमत प्राप्त होता है पूर्णतः, तो उसकी सरकार बनती है। कई बार एक दल को बहुमत नहीं मिलता,
ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं, वे सरकार स्थापित करते हैं, एक गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चों, 2-4 पार्टियां मिल करके, कुछ उनके निर्वाचक रहते हैं, चुने गए लोग रहते हैं, और कुछ दूसरे के रहते हैं, सब मिलजुल कर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जब कई पार्टियां मिलकर के क्या करती है, बहुमत सिद्ध करती है, तो गठबंधन का सरकार कहा जाता है। इसी प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विचार मंडल के सदस्य बन जाते हैं, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल सरकार बना सकता है। तो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। तो प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल और संसदीय शासन प्रणाली के कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। कार्यकारी मंडल के रूप में यानी कार्यपालिका के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है, और वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। तो सामूहिक उत्तरदायी शासन प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषता होती हैं। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है, तो इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे लाया जाता है, यह उदाहरण अगले 2 पाठों में दिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल विश्वास पर टिका रहता है। इसका अर्थ यह है कि कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त होता है। तो कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी जो संविधान में लिखा गया है उसके तहत कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है। अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण रखने पर एक प्रभावी साधन है, यानी संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ संसदीय प्रणाली, तो भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है, जहाँ संसद और विधानमंडल क्या होते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संविधान के अनुसार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण और जनता का सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान श्रेष्ठ है। अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है, संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया है, देखो ऊपर कुछ प्रश्न थे वही बताएगा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण है। ब्रिटिशों के शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी। ब्रिटिश ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था। संसदीय शासन प्रणाली भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। फलतः इस प्रणाली की भारतीयों को परिचय हुआ था। संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी। तो संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए। संसदीय शासन प्रणाली चर्चा परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है, यानी लोग क्या करते हैं, संसद में जाकर के अपने अपने मतों को रख सकते हैं। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा से विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं, जो दूसरी पार्टी होती है। सही मुद्दों पर शासन के सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों के अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि का विरोधी दल कर सकते हैं। इसे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनना आवश्यक है। तो बच्चों देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में यही फ़ायदे होते हैं। जब 2 दल होते हैं तो इससे क्या होता है, एक दूसरे दल जो होता है उसकी कमियां निकालता है। कमियां निकालने से क्या होता है, दोष उसके दूर होते हैं और वह कार्य करता है। जब तक विरोधी दल नहीं होता तब तक कार्य नहीं होते, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, राजशाही सरकार हो जाती है। तब वह क्या अब मतलब जैसे राजाओं के पहले शासन हुआ करती थी, उसमें कोई किसी का विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन
संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, लोग एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली शासन चलाने के एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है। कहाँ पे? अमेरिका में। यह शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। विधानमंडल में कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और इसमें कार्यकारी प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष जिसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं के तीनों अंगों को इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु इसके कार्यों की एक शुद्धता रहेगी। इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया। अंगीकार मतलब होता है मानना। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्र अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इसको राष्ट्र अध्यक्ष को। तो दूसरा दिया है बच्चों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जा सकता है। तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणाली जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि देशों में है। विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंबन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे देश जैसे हैं बच्चों, यहाँ से बताया संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त कुछ शासन प्रणाली जैसे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि देश, विभिन्न देश अपने परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंबन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली दिखाई देती है तो कहीं संसदीय। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। तो अगले पार्ट में हम संसद की संरचना और कार्यप्रणाली और भूमिका क्या होती है इनकी, इसका हम अध्ययन करने वाले। तो बच्चों आशा है कि आपको यह वीडियो पूर्णतः अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और लोगों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।